हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव कीवर्ड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था 1 दिसंबर को शॉर्ट नोटिफिकेशन और 31 दिसंबर को डिटेल नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 32,000 प्लस वैकेंसी निकली थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल को देखते हुए मैं जीके जीएस में हिस्ट्री सेक्शन इतिहास का पहला पार्ट ला रहा हूँ, एनिशियंट हिस्ट्री। और एनिशियंट हिस्ट्री का सिलेबस में आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, क्या पढ़नी है। ठीक, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनके टॉपिक्स भी मैं शुरू करूंगा। ठीक, तो यूपीपी कांस्टेबल 2025-26 मतलब मीन्स जो 26 में एग्जाम होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप शुरू हो गए हैं, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा और मैं खुद सरकार से एक बार ये भी कहना चाहता हूँ कि जो एज रिलैक्सेशन है, जो आपने जो ऑर्डर्स दिए थे या जो भी आपने कहा था कि एज रिलैक्सेशन वन टाइम आप बढ़ाइए, 3 इयर्स का करिए, जिससे और जो बच्चे सामान्य वर्ग में आ रहे हैं उनको भी मौका मिले। ठीक, तो हमारा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और प्रयास ये करिए। जो बच्चे बेचारे बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी का जो गैपिंग था काफ़ी वो था, जिसकी वजह से जो बच्चे प्रिपेयर हैं अपने आप को, पिछले 1 साल से तैयारी भी कर रहे हैं इसी के लिए, और बाद में एज रिलैक्सेशन भी नहीं, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो बच्चों के अंदर रोष है, तो कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि कृपया करके इस पे आप ध्यान दीजिए और 3 साल का एज का छूट दीजिए और इस बार। ठीक, और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां तक हर एक काम अच्छा करती आई है, उम्मीद है इस पे भी काम करेगी। ठीक है, तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत इतिहास के बारे में मैं बताऊंगा इसमें। और इसके तहत प्राचीन भारत इतिहास में जितने पार्ट पढ़ने वाले हमारे हैं वो मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। ठीक, और उसके बाद टॉपिक वाइज हम कंटेंट लाएंगे, हर एक वीडियो लाएंगे टॉपिक एंड एमसीक्यू, टॉपिक एंड एमसीक्यू जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके दोस्तों, तो जम के मेहनत करिए, एकदम पूरी ताकत लगा दीजिए। सिलेक्शन लेना है यूपी पुलिस कांस्टेबल। आपके अंदर चाह है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, ये जान जाइए। आपके अंदर अगर चाह है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर साहस है, तो कोई भी परीक्षा आपके लिए कठिन नहीं है। आप आसानी से उसको पा सकते हैं। बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए। ठीक, तो जोश जुनून के साथ किसी चीज के लिए आप पाना चाह रहे हैं, वो लक्ष्य आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा और जल्द प्राप्त होगा। ठीक, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल प्राचीन भारत इतिहास की बात करते हैं। इसमें जो सेक्शन मैंने बताया, तो शुरू करते हैं। यूपीपी कांस्टेबल 2025 प्राचीन इतिहास, एनिशियंट हिस्ट्री। भैया, प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो मेरा एक वीडियोस का प्लेलिस्ट अलग है, जिसमें मैं एनिशियंट हिस्ट्री डिटेल पढ़ा रहा हूँ, एनिशियंट हिस्ट्री डिटेल पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो डिटेल के अलावा इसमें जो चीजें मैं बताऊंगा ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल का ही रहेगा। ठीक, भारत का प्राचीन इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो पाषाण युग से लेकर मध्यकाल तक फैला हुआ है। पाषाण युग से लेकर मध्यकाल यानी स्टोन एज, यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से लेकर आपका मध्यकाल तक फैला हुआ है, मिडिल पीरियड तक फैला हुआ है। यह सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद और साम्राज्यों जैसे मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य काल को समेटे हुए है। ठीक, तो इसमें देखो सबसे खास बात इसमें जो बताई जा रही है कि पहले बता दिया गया कि आपका पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक पीरियड, महाजनपद, मौर्य काल और गुप्त काल। 6 चैप्टर जो है आपके एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है। 6 चैप्टर के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। साथ में इंक्लूडेड जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, जो मौर्य काल के समकालीन है। ठीक, इसके समकालीन है, लेकिन इन टॉपिक्स को अलग एक सेक्शन में पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के 8-9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं एंशिएंट हिस्ट्री यूपी पुलिस के लिए, बस इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक, इंडिया एंशिएंट हिस्ट्री द एक्सट्रीमली रिच एंड डाइवर्स, spanning from the Stone Age to the medieval period. It encompasses the Indus Valley civilization, the Vedic period, the Mahajanpad and great empires such as the Mauryan and Gupta period. ठीक, तो इसमें यही चीजें बताई गई जो हिंदी में रहता है, वही चीज इंग्लिश में भी है। स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपद, गुप्ताज एंड मौर्याज, इंक्लूडेड जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। ठीक, तो इसमें ये चीज। दूसरी चीज, दुनिया के प्राचीनतम इतिहास हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे देश का प्राचीनतम इतिहास है, और विश्व में इसकी गणना अलग है, अलग इतिहास है। ठीक, तो इसमें इसमें इन्होंने एक समराइज्ड बता दिया
ठीक, आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल पाषाण युग लगभग 5 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। अब जब मानव ने आग और पहिए की खोज की, जब मानव ने आग और पहिए की खोज की, तमिलनाडु और उत्तर पश्चिम भारत में प्रारंभिक मानव उपकरण मिले जो शिकार और भोजन संग्रह पर आधारित जीवन दर्शाते हैं। ठीक, तो ये स्टोन एज पाषाण काल का था। पाषाण काल के तहत देखो मैंने पिक्चर्स भी इसीलिए मैंने इसमें डिनोट की हैं, इसमें पिक्चर भी मैंने दिखाई हैं। ठीक, तो कहा जाता 5 लाख वर्ष पहले मनुष्य जो था, आदिमानव जो था, वन मानुष जो था, ठीक, प्राइमेट्स जो थे, प्राइमेट्स भी बोला जाता नहीं, तो प्राइमेट्स जो थे वो कैसे जीवन जीते थे, क्या खाते थे, क्या काम करते थे, अग्नि की खोज की, पहिए की खोज की, ट्रांसपोर्टेशन किया, खाना पका के खाना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये सब प्रोसेस से डेवलपमेंट होने लगे, भोजन का संग्रह करना, कहीं कलेक्ट करना। तो ये सारी चीजें जो प्रागैतिहासिक, इंडिविजुअल टॉपिक पे इसका पढ़ाऊंगा मैं, ये तो मैं केवल आपको सिलेबस बता रहा हूँ, कोर्स बता रहा हूँ, जो जो टॉपिक में पढ़ाने हैं इसको मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल सारी चीजें रहेंगी, राइट। ठीक, द प्रीहिस्टोरिक स्टोन एज बिगन अबाउट 5 लाख ईयर्स अगो व्हेन ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर एंड द व्हील। फायर एंड द व्हील अर्लियर वुमेन टूल हैव बीन फाउंड इन तमिलनाडु। सबसे पहले तमिलनाडु और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनके वेपन्स मिले, इनके टूल्स मिले जिनसे ये शिकार करते थे, जिनके ये शिकार करते थे। ठीक, इंडिकेटिंग लाइफ बेस्ड ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंट करते थे, शिकार करते थे और फूड को गैदर करते थे। ठीक, खाने को इकट्ठा करते थे और उसको 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने भर खाते थे। पहले शिकार करते थे, हंट करते थे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी कलेक्ट कर लेते थे, फिर धीरे धीरे इसको खाते रहते थे। ठीक, उतना बुद्धि नहीं था, ज्ञान नहीं था, जैसे क्या करते धीरे धीरे जब इन्होंने पहिए आग का आविष्कार किया तो कृषि का भी इन्होंने किया और कृषि से गेहूं चावल जो इसका उत्पादन करने लगे और उसको कलेक्ट करने लगे, राइट। तो प्रागैतिहासिक काल पीरियड है, इसकी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इसमें सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी, राइट। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, भाई प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच ही माना जाता है। 2500 टू 1500 ईसा पूर्व में विकसित यह सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में बहती हुई जाती है, इसलिए यह सभ्यता का डेवलपमेंट ज्यादातर उत्तर पश्चिमी भारत में हुआ। उत्तर पश्चिमी भारत मीन्स आपका जम्मू, पंजाब और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे प्रांत इससे ज्यादा जुड़े हुए थे। ठीक, यहां उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, अदर डेवलप्ड सोसाइटी थी, ये डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। सिंधु घाटी सभ्यता एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। ठीक, कहा गया यहां उन्नत जल निकासी थी, मतलब कि जो पानी का वो है वो निकासी बहुत अच्छा था। ठीक, और साथ ही साथ बताया गया यहाँ पे कृषि एग्रीकल्चर अच्छा होता था, यहाँ व्यापार होता था, बिजनेस करते थे यहाँ के लोग, और मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी, माता की पूजा होती थी, धरती माँ की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी, और मातृ देवी कुल देवी जो होती थी इनकी लोग पूजा करते थे। यह शहरीकरण का प्रारंभिक उदाहरण है। ये पहली शहरीकरण सभ्यता कही जाती है दुनिया की पहली शहरीकरण सभ्यता कही जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच फ्लरिश्ड अराउंड 2500 टू 1500 बीसी। कहा जाता है ये 2500 से 1500 बीसी के बीच है। वही चीज इंग्लिश में, इज नोन फॉर सिटी लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल थे मोहनजोदारो और हड़प्पा। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, बहुत एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक, पानी निकासी अच्छी थी, रोड्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, टर्न जो थे 90 डिग्री पे टर्न थे, तो डेवलप्ड सोसाइटी थी, पक्के ईंटों के घर थे। ठीक, बहुत ही एकदम बहुत मेजरमेंट सारी चीजें थी। एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, उस समय के लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, मतलब, एंड मदर गॉडीज वर्शिप वर प्रिविलेंट हेयर, और मातृ पूजा होती थी, माँ की पूजा होती थी। इट वॉज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ अर्बनाइजेशन, दुनिया की पहली अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन थी। ठीक, देखो ये देखो दिखाया जा रहा है, ऐसी सोसाइटी डेवलप थी। देखो कितना अच्छा घर था, बाकायदा प्रॉपर बने हुए हैं, पिक्चर्स में दिखा रहे हैं। ये ग्रेट बाथ वगैरह था यहाँ पे मोहनजोदारो वगैरह में।
ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता पहली शहरी सभ्यता थी, शहरीकरण की सभ्यता थी। ठीक, तो एनिशिएंट पीरियड का ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। अगला चैप्टर आपका आता है वैदिक काल। वैदिक काल मीन्स वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व। देखो भैया सब स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। पाषाण काल 5 लाख वर्ष से लेकर 2500, 2500 से 1500 और 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच हम लोग आ गए वैदिक पीरियड। इसमें आर्य उत्तर से आए, कहा जाता आर्य जो आर्यंस जो थे उत्तर से आए, जिन्होंने ऋग्वेद जैसे वेद रचे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 तरह के वेदों का जिक्र किया गया। यह काल ग्रामीण और पशुपालक समाज का था। ये जो पीरियड था ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक पीरियड एक ग्रामीण सभ्यता थी एकदम 100%। सिंधु घाटी शहरी सभ्यता थी, वैदिक पीरियड ग्रामीण सभ्यता थी। और कहा जाता है लोग यहाँ पे पशुपालन, गौ माता, गाय को पूजते थे। गाय को अघन्या कहा जाता था। गाय को मतलब बहुत बड़ा दर्जा दिया गया था। पशुपालक समाज का था, जहां वर्ण व्यवस्था उभरी थी। यहाँ पे क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी। हिंदू धर्म की नींव यहीं पर पड़ी। कहा जाता वैदिक पीरियड में ही हिंदू धर्म की नींव पड़ी। द वैदिक पीरियड बिटवीन 1500 to 500 BC saw the arrival of Aryans from the north who composed Vedas such as the Rig Veda. This period was marked by rural pastoral society where the caste system emerged. The foundation of Hindus were laid here. यहीं से ही जो है हिंदू धर्म की शुरुआत मानी जाती है। देखो यहाँ पे शिक्षा ऐसे दी जाती थी, ये बैठे गुरुदेव, बच्चे बैठे शिक्षा ले रहे हैं, लोग गाय की सेवा कर रहे हैं, हवन चल रहा है, यहाँ पे देखो शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। तो पहले श्रवण क्षमता होती, सुना जाता था। गुरु जी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे बैठे हैं और उनसे वो शिक्षा ले रहे हैं। ठीक, तो वैदिक पीरियड जो था, वैदिक पीरियड में ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद ये सारे वेद थे। साथ ही साथ इसमें वर्ण व्यवस्था थी। ठीक, और साथ ही साथ इसमें जो आश्रम थे, गृहस्थ आश्रम था। सबसे पहले बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था, फिर घर, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सबसे पहले। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप सारी, ये मैं एक्सप्लेनेशन एक टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर वाइज लाऊंगा। ठीक, तो जिससे आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया और बेहतरीन ढंग से क्लियर होंगी। राइट, आगे चलते हैं। महाजनपद और साम्राज्य 600 ईसा पूर्व के आसपास 16 महाजनपद डेवलप बने हुए, महाजनपद बने, जिनमें मगध प्रमुख था। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं ने विस्तार किया। जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ये जो पीरियड है महाजनपद का, महाजनपद कहा जाता है कि वैदिक पीरियड के बाद भारत में 16 महाजनपदों का विकास हुआ। और 16 महाजनपद उत्तर भारत के ही थे। उत्तर भारत, मध्य भारत में फैले हुए थे 16 महाजनपद। जनपद समझ, जन माने लोग, एक जन होता था, लोग होते थे, फिर धीरे से कई लोग बने, फिर समाज, जैसे आज डेट में ग्राम पंचायत, प्रधानी चुनाव होता है, प्रधानी के बाद फिर जिला पंचायत, जिला पंचायत नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, फिर जिले का लेवल, फिर राज्य का लेवल। तो स्टेप बाय स्टेप नहीं, तो उसी तरह ही यहां भी ऐसा था। तो 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत जो था वो मगध महाजनपद था। क्या था? मगध महाजनपद था। और मगध महाजनपद जो था, कहा जाता है इसकी विस्तार नीति बहुत तगड़ी थी। ये सारी चीजें मैं चैप्टर वाइज जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक, मगध महाजनपद सबसे मजबूत था 16 महाजनपदों में। दक्षिण भारत में सिर्फ एक महाजनपद था और उत्तर भारत में थे। तो उन कुल 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद भारत में थे, 2 महाजनपद वर्तमान में भारत के बाहर है। ठीक, वो जो मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखो इधर मैप में दिखाया गया, कंबोज और गांधार ये भारत के बाहर है और सारे भारत के अंदर कुरु, ठीक, पंचाला, पंचाली, मत्स्य, ठीक, ये वत्स, मल्ल, काशी, ब्रिज, मगध, अरंग, तो बहुत चेदी, तो अवंती, तो ये सारे इस तरह के बहुत से थे जो 16 महाजनपद हैं। इनको जो मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। जैसे मैं इंट्रोडक्शन ला रहा हूं प्राचीन इतिहास का, इसी तरह ही आपको मैं हर एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वेल प्रिपेयर करूंगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम पीवाईक्यूज आपको कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, जिससे आपका पेपर बेहतरीन और जबरदस्त हो। ठीक, आगे चलते हैं। सॉरी,
अभी इंग्लिश वाले बच्चे कुछ होंगे उनके लिए भी। तो महाजनपद एंड एम्पायर अराउंड 600 BC, 16 महाजनपद वर फॉर्म्ड, मगध बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग लाइक बिंबिसार एंड अजातशत्रु लेड द एक्सपेंशन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इमर्ज्ड। ठीक, तो जैन और बुद्ध जो है ये महाजनपद काल पीरियड में ही डेवलप, मतलब नए ये बौद्ध और जैन धर्म डेवलप हुए थे। ठीक, तो जैन बौद्ध इन्हीं के अंतर्गत आता, इसलिए इनको इंडिविजुअल नहीं रखा गया, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक, जैन धर्म बौद्ध धर्म को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। राइट, आगे चलते हैं। यूपीपी कांस्टेबल के तहत मौर्य और गुप्त काल, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया। गुप्त काल आया, गुप्त काल 320 से 550 ईस्वी तक रहा, को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग, गोल्डन ईरा कहा गया? तो गुप्त पीरियड को कहा गया, गुप्त ईरा को कहा गया। ठीक, जिसमें कला मतलब आर्ट, विज्ञान और साहित्य फले फूले। मगध महाजनपद 16 महाजनपद पढ़ाए जाएंगे। मगध महाजनपद, 16 महाजनपदों में जो मगध महाजनपद था सबसे ताकतवर था, और मगध महाजनपद पर ही मौर्य एंड गुप्तास और मौर्य वंश और गुप्त वंश का विस्तार जो था वो भारत को एक पहचान दिलाया। भारत के एक छत्र, एक संयुक्त भारत, एक मतलब भारतवर्ष के लिए काम इन्होंने किया। एक अपने प्रांत नहीं, मगध के लिए नहीं, इन्होंने एक संपूर्ण भारत बनाया। एक भारत, वन नेशन इन्होंने क्रिएट किया। भारत के विस्तार को इन्होंने बढ़ाया। ठीक, अपने क्षेत्र को तो डेवलप किया, साथ ही साथ हमारे भारत देश को इन्होंने क्या किया, एक राष्ट्र हमें चाहिए भारत। तो उन्होंने इसमें मौर्य एंड गुप्तास का बहुत बड़ा रोल था। ठीक, तो इन लोगों ने काफी काम, गुप्त पीरियड जो था कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त पीरियड में हमारे देश के आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक, सुश्रुत, ये सभी लोग, बाणभट्ट गुप्त पीरियड के थे, नवरत्न थे। हम लोग इतिहास में पढ़ते प्राचीन काल में भी नवरत्न थे, हमारे देश में भी नवरत्न थे प्राचीन काल में, लेकिन हमको वो चीजें ज्यादा बताई ही नहीं गई। तो आपको अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। ठीक, द मौर्यंस एंड गुप्तास पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य स्टेब्लिश द मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर को स्टेबल किया, डेवलप किया। किसको मार के? घनानंद को। नंद वंश था, नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उनके सहायता कौन किया था? चाणक्य ने किया था, कौटिल्य ने किया था। ठीक, मौर्य एम्पायर 321 BC एंड अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म। इन्हीं के ही पोते थे अशोक, बेटे पोते जो थे इतिहास में। अशोक ने बौद्ध धर्म को डेवलप किया, बुद्ध धर्म को विकसित किया, बुद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया अशोक ने। ठीक, द गुप्ता पीरियड 320 to 550 C इज कंसिडर्ड अ गोल्डन एज। गुप्त पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता था। किस लिए कहा जाता था? आर्ट एंड कल्चर के लिए कहा जाता था। ठीक, स्क्रिप्ट के लिए कहा जाता था। ठीक, उसके अलावा वेयर आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर फ्लोरिश्ड। इस पीरियड में आर्टिस्ट, ठीक, साथ ही साथ लिटरेचर पे काफी ज्यादा काम हुआ, साइंस पे काम हुआ बहुत ज्यादा। फर्स्ट सर्जरी, और आपको बता दो मगध जो मौर्य पीरियड था ना, मौर्य पीरियड में फर्स्ट सिजेरियन हुआ, दुनिया का पहला सिजेरियन बच्चा हुआ था, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। जान दो हमारे देश की क्या कला थी, क्या नॉलेज थी। वर्ल्ड का, दुनिया का पहला सिजेरियन बच्चा, वो जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक, कौन था? यह था कि मगध जनपद का एक राजकुमार था। ठीक, कौन था वो टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे कौन था फर्स्ट सिजेरियन। ठीक, उनकी मां भी एक शासक की बेटी थी, और बेटा जो हुआ अगला शासक भी बना था मगध महाजनपद में। तो ये टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो ये जो चीजें थी, तो इसमें गुप्त पीरियड भी काफी ज्यादा नामी पीरियड था, जिसमें देश की आबोहवा, देश की स्थिति, देश का आर्किटेक्चर
वेल डेवलप्ड हुआ, मंदिर, स्थापत्य कला, फोर्ट, महल, क्या कहने। एक से एक स्थापत्य कला है, आज भी तुम देखो जाके पुराने कैसे बनाए थे, क्या कलाकारी, क्या नक्काशी थी, अनबिलीवेबल। आज मशीन से भी कहो उस तरह ना बने जैसे लोग उस समय बनाए थे, बड़ी चीज थी। ठीक, तो दोस्तों ये जितने सेक्शन थे मैंने एनिशियंट हिस्ट्री में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, एनिशियंट हिस्ट्री में मैंने टॉपिक आपको बता दिए हैं। पूर्ण रूप से फुल जोश के साथ ले जाइए। पाषाण काल, स्टोन एज, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, वैदिक काल, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, देन मौर्य, मौर्य वंश एंड गुप्त वंश। इतने सेक्शन में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने, इससे बाहर पेपर में आपके कोई वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे 100%। तो हमें जम के मेहनत करने हैं, पूरी तरह से जुझारू बनना है, और जुझारू जब तक आप नहीं बनोगे आप कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम आप नहीं निकाल सकते हो। इसलिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए पूर्ण रूप से मेहनत करिए, जम की मेहनत करिए, और रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। बच्चा 1 मिनट, हेलो जी, हाँ बेटा, हाँ हाँ ऑफिस में है। लॉक नहीं, आप आइए ऑफिस में बैठिए कि 1 मिनट। तो बेटा ये जो था एनिशियंट पीरियड के हमें कुल जो चैप्टर पढ़ने हैं, हम इसमें आपको और चीज मैं बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो कितने टॉपिक। तो एनिशियंट हिस्ट्री में हमें जो पढ़ना है, एनिशियंट हिस्ट्री में हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 8 टॉपिक पढ़ने हैं। बस 8 टॉपिक के बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देन आपका मैं एनिशियंट हिस्ट्री के बाद जो हमारा टॉपिक अगला चलेगा, एनिशियंट हिस्ट्री के बाद मैं जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा वो मिडिवल हिस्ट्री रहेगा। मिडिवल हिस्ट्री रहेगा, और मिडिवल हिस्ट्री का मतलब मध्यकालीन इतिहास। क्या रहेगा, मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में 2 चीजें पढ़नी है सिर्फ बस, एक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जो शासक है वो पढ़ना है मेरे को, और दूसरा है मुगल। ठीक, ये जो सेक्शंस पढ़ने हैं, इसके बाहर कुछ नहीं। तो इस पे हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। उसके बाद थर्ड हमारा हिस्ट्री का जो सेक्शन आएगा वो आधुनिक भारत या आधुनिक भारत इतिहास। ठीक, आधुनिक भारत इतिहास रहेगा। तो आधुनिक भारत इतिहास का मतलब है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो चीजें रहेंगी, सबसे पहले यूरोपीय कंपनियां जो आए, यूरोपियंस जो आए, हमारे यहाँ व्यापार किए, व्यापार करने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे सत्ता अपनी स्थापित की और यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिए। ठीक, तो हिस्ट्री में यही सेक्शन चलेंगे। आपका बहुत लॉन्ग टाइम नहीं खर्च होगा, ज्यादा समय नहीं खर्च होगा, आपका प्रॉपर मैक्सिमम चीजें कवर अप कराई जाएंगी। ओके, तो दोस्तों आज क्लास यही हम ओवर करते हैं। अब आपको पर डे रेगुलर आपको हिस्ट्री की वीडियो मिलेंगी, और हिस्ट्री की क्लास आपकी बहुत ज्यादा 10 से 12 लेक्चर, 15 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।